हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन द फंक्शंस ऑफ वर्क दोष। ठीक है, इससे पहले हमने वर्क दोष स्टार्ट किया था, उसके प्रॉपर्टीज पढ़े थे हमने और उसकी लोकेशंस पढ़ी थी। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन द फंक्शंस ऑफ वर्क दोष। आज क्या हम पढ़ेंगे? फंक्शंस ऑफ वर्क दोष। वर्क दोष के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस का दूसरा नाम क्या है? सामान्य कर्म। ठीक है, फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? सामान्य कर्म। हिंदी में हम इसको सामान्य कर्म कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य कर्म और फंक्शंस ऑफ द वर्क दोष आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक श्लोक लिखा है। ठीक है, मैं श्लोक पढ़ता हूँ। उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा। ठीक है, उत्साहो उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा। ठीक है, फिर है समो मोक्षो गति मताम वायु कर्म अविकार। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ मैं अभी आपको समझा देता हूँ। फिलहाल आप इसको एक बार और रीड कीजिए। उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गति मताम वायु कर्म अविकार। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको अच्छे से करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो नॉन इंग्लिश स्टूडेंट्स उसके लिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। क्या लिखा है? उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा सामो मोक्षो गति मताम वायु कर्म अविकार। ठीक है, मैं पहले इस चीज को समझाऊंगा अच्छे से, फिर आप काम करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसके नोट्स बना लेना अच्छे से। ठीक है, ऐसे इससे पहले हमने स्टार्ट किया था वाद दोष, उसमें हमने पढ़े थे जनरल लोकेशंस और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाद दोष। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। तो उसके लिए मैंने आपको श्लोक बता दिया है। ठीक है, आप इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग जब हमने वाद दोष स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था कि जो वाद दोष है दैट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट। ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है, जितनी भी मूवमेंट्स, किसी भी तरह की मूवमेंट, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाद दोष। एंड उसके लिए मैंने छोटी सी लाइन बता दी थी, वाह गति गंधन्यो, मतलब जितनी भी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हमारी बॉडी में हो रही है उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज योर वाद दोष। ठीक है, तो जो फंक्शंस इसके अंडर आएंगी वाद दोष के फंक्शन, उन सबों में आप मूवमेंट देखोगे। कैसे दिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आइए, सबसे पहला जो है इसका फंक्शन दैट इज उत्साहो। उत्साह का मतलब होता है सर मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट मतलब जो आपकी मेंटल स्टेट है उसको मेंटेन रखने के लिए कौन सा दोष रिस्पॉन्सिबल है? वाद दोष। ठीक है, अब इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं मूवमेंट के साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको पता है हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है दैट इज द नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में उसका रोल होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? न्यूरॉन्स का बना होता है। तो न्यूरॉन्स जो होती है वो कैसे काम करती है? जब उनको स्टिमुलस मिलता है, इंपल्स मिलता है, तो वो उस इंपल्स को ले जाती है, यानी रिसेप्टर्स उस इंपल्स को ले जाती है। कहाँ ले जाती है? सीएनएस में, या तो ब्रेन के पास या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर वहां से रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो ये जो जा रहा है इंपल्स, ये क्या है? असल में मूवमेंट ही तो है। ठीक है, या जो हम यहाँ से रिस्पॉन्स देते हैं, जो मोटर रिस्पॉन्स आता है, वो भी क्या होता है? वो भी मूवमेंट होता है। जैसे मान लीजिए किसी को यहाँ पे पिंच किया, तो उसकी सिग्नल जो है कहाँ पे जाएगी? ब्रेन में जाएगी, और वो वहां से रिस्पॉन्स भेजेगा, इसको हटाना है। ठीक है, तो ये हटाना या इंपल्स जाना, ये क्या है? असल में मूवमेंट है। ये मूवमेंट कौन कराता है? वाद दोष। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं मेंटल स्टेट के साथ। उत्साह। ठीक है, समझ गए कैसे इसको रिलेट किया मैंने मूवमेंट के साथ? तो दिस इज द उत्साह, मतलब आपके मेंटल स्टेट को रिस्पॉन्सिबल, मतलब मेंटेन रखने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज द वाद दोष। उसके बाद है दूसरा फंक्शन दैट इज द उच्छ्वास निश्वास, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है उच्छ्वास निश्वास। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं बता देता हूँ। उच्छ्वास हो गया इंस्पायरेशन, निश्वास हो गया एक्सपायरेशन, और दोनों के लिए कॉमन टर्म है रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब जो आपका वाद दोष है ये आपकी रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन में असल में हो क्या रहा है? हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। मूवमेंट ही तो हो रहा है, ये भी ऑक्सीजन का इनसाइड, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर। तो मूवमेंट इज द फंक्शन ऑफ वाद दोष। ठीक है, तो रेस्पिरेशन भी मूवमेंट ही है, और ये भी किसका काम है? वाद दोष का काम है। मेंटल स्टेट, नर्वस सिस्टम, मूवमेंट, ये भी किसका काम? वाद दोष का काम। आगे बढ़ते हैं। चेष्टा। चेष्टा मतलब एक्टिविटी, जितनी भी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही है वो भी क्या है? मूवमेंट्स ही है। ये भी किसका फंक्शन है? वाद दोष का फंक्शन। उसके बाद चौथा फंक्शन आता है धातु गति। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा, ये है आपका चेष्टा। उसके बाद है आपका धातु गति। धातु गति का क्या मतलब हुआ? मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस, यानी जितने भी हमारे सबस्टेंसेस टिश्यू में जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, ये भी किसका फंक्शन हो गया? वाद का फंक्शन हो गया। ठीक है, अब आता है लास्ट फंक्शन इसका दैट इज द मोक्ष। मोक्ष मतलब होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज आल्सो बिकॉज ऑफ द वाद दोष। अगर हमारी बॉडी में सभी मूवमेंट्स ठीक हो रही है, अच्छे से हो रही है, देन हमारी बॉडी कैसी रहेगी? स्टेबल रहेगी। मतलब अगर हमारा वाद सही है,
बॉडी में, तो हमारी बॉडी कैसे रहेगी, स्टेबल रहेगी। क्योंकि अगर वात ठीक है तो हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स है वो ठीक से होंगी, उसकी वजह से हमें क्या मिलेगी, बॉडी को स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली कह सकता हूँ वात दोष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। तो ये सारी किसके फंक्शन हो गए, वात दोष के फंक्शन हो गए। फिर से बता देता हूँ, उत्साह, उत्साह का मतलब हो गया मेंटल स्टेट, उच्छ्वास निश्वास का मतलब हो गया आपका इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन यानी कि रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद चेष्टा, चेष्टा का मतलब हो गया एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में। ठीक है, धातु गति का मतलब हो गया जितनी भी चीजें हमारी टिश्यू में जा रही है या वापस आ रही है बाहर, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस वात दोष। ठीक है, उसके बाद लास्ट फंक्शन इज मोक्ष, दैट इज द स्टेबिलिटी। ये भी किसका फंक्शन है, वात दोष का। तो अगर हमारी बॉडी में वात दोष बैलेंस्ड है तो हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है, चाहे वो मेंटल स्टेट से रिलेटेड हो, रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो, या कोई भी एक्टिविटी हो, या फिर टिश्यू से रिलेटेड हो, हर तरह की एक्टिविटी हमारी बॉडी में कैसी रहेगी, नॉर्मल रहेगी। ठीक है, और हमारी बॉडी कैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शंस ऑफ द वात दोष कंप्लीट। ठीक है, फंक्शन ऑफ वात दोष कंप्लीट हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, सामान्यकरण। तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ वात दोष पे चलेंगे। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इससे पहले मैंने पढ़ा है फंक्शंस ऑफ द वात दोष। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ द वात दोष। तो जो भी हम दोष पढ़ेंगे उसके हर टाइप्स ऑफ दोष के 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे वात दोष हो गया, वात दोष के भी 5 टाइप्स है। इसमें सबसे पहला जो टाइप है दैट इज द प्राणवात। ठीक है, उसके दूसरा टाइप है उदानवात, तीसरा टाइप है समानवात, चौथा टाइप है अपानवात और 5वां टाइप है व्यानवात। तो ये हो गए आपके 5 टाइप्स ऑफ वात। तो इसमें आपने क्या पढ़ना है, इसमें आपने इनकी लोकेशन पढ़नी है और इनके फंक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट शॉर्ट श्लोक्स लिखे, आप इनको याद कर लेंगे और इनकी इंग्लिश अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो सबसे पहला वाद जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द प्राणवाद। ठीक है, तो प्राणवाद की लोकेशन क्या होती है, यहाँ पे मैंने श्लोक लिखा छोटा सा कंसाइज करके, स्थानम प्राणस्य मूर्धः, स्थानम प्राणस्य मूर्धः कंठ जीवा अस्या नासिका। इसका मतलब क्या हुआ, स्थानम प्राणस्य यानी प्राणवाद का जो स्थान है वो मूर्ध है। मूर्ध मतलब क्या होता है, मूर्ध मतलब हो गया आपका हेड रीजन। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्थान कंठ जीवा, कंठ हो गया आपका थ्रॉट, जीवा होगी आपकी टंग, अस्य नासिका, नासिका होगी आपकी नोज। मतलब ये होगी आपकी लोकेशन ऑफ द प्राणवाद। ठीक है, तो ये श्लोक है स्थानम प्राणस्य, इसका मतलब प्राणवाद का स्थान कहाँ पे। फिर कौन कौन सा स्थान है, मूर्धः, कंठ, जीवा, अस्य, नासिका। ठीक है, ये स्थान है, 4 स्थान। एक तो मूर्त है, कंठ है, जीवा है और नासिका है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश वालों के लिए लिखा है इंग्लिश में, स्थानम प्राणस्य मूर्धः कंठ जीवा अस्या नासिका। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है। तो इसका मीनिंग अब समझेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे लोकेट होता है आपका प्राणवाद। मूर्धः, मूर्धः मतलब हेड रीजन, मतलब जो भी हेड रीजन इसमें आपका कौन सा वात रिसाइड करेगा, प्राणवाद रिसाइड करेगा। उसके बाद कंठ, कंठ हो गया आपका थ्रॉट, थ्रॉट में भी प्राणवाद रिसाइड करता है। जीवा, जीवा मतलब टंग आपकी, उसमें भी कौन रिसाइड करेगा, आपका प्राणवाद। और नासिका, नासिका मतलब नोज, उसमें भी कौन आपका रिसाइड करेगा, प्राणवाद। तो इसकी लोकेशन होगी हेड रीजन, थ्रॉट रीजन, टंग पे और नोज पे। इनकी आयुर्वेदिक टर्म्स आपको आनी चाहिए, मूर्धः, कंठ, जीवा और नासिका। मूर्धः, कंठ, जीवा और नासिका, यही टर्म श्लोक में लिखी है। ठीक है, इस जब आप ये टर्म्स याद करोगे तो आपको श्लोक याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए, स्थानम प्राणस्य मूर्धः कंठ जीवा अस्या नासिका, बस खत्म हो गया श्लोक। उसके बाद इसकी मीनिंग। ठीक है, अब आते हैं इसके फंक्शंस पे, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है प्राणवाद का, दैट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसको मैंने हाईलाइट किया है, दैट इज द श्वास कर्म। श्वास कर्म क्या होता है, रेस्पिरेशन। क्योंकि ये नोज में प्रेजेंट होता है, नोज के थ्रू हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो मतलब इसका मेन काम क्या हो गया, रेस्पिरेशन। ठीक है, दूसरा इसका जो फंक्शन हो गया दैट इज द उद्गार। उद्गार होता है बेल्चिंग, मतलब जो भी हमें डकार आती है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस प्राणवाद। ठीक है, और तीसरा जो इसका फंक्शन है दैट इज स्नीजिंग। स्नीजिंग भी हमें किस बात से आती है, अगर आपसे पूछे रेस्पिरेशन किसका मेन काम है तो आप बोलेंगे वात दोष का। फिर आपसे पूछेंगे वात दोष में बताओ कौन सा वात रिस्पॉन्सिबल है फॉर द श्वास कर्म या रेस्पिरेशन, तो आप बोलना प्राणवाद। ठीक है, रेस्पिरेशन किसका काम है, प्राणवाद, या इसको हम कहते हैं श्वास कर्म मतलब रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूँ, स्थानम प्राणस्य मूर्धः, आपका प्राणवाद कहाँ पे स्थित है, मूर्ध मतलब हेड रीजन में। कंठ, जीवा, अस्या नासिका, कंठ हो गया आपका थ्रॉट, जीवा हो गई आपकी टंग, नासिका हो गई आपकी नोज। ठीक है, यहाँ पे आपका प्राणवाद होता है। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या क्या है, श्वास कर्म इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस प्राणवाद, मतलब रेस्पिरेशन करना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। उद्गार मींस बेल्चिंग, डकार, और स्नीजिंग किसके फंक्शंस है, ये सारे आपके प्राणवाद के फंक्शन है। तो ये होगी आपकी लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ प्राणवाद। आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। ले लीजिए।
तो आगे चलते हैं, जो दूसरा टाइप आता है इसमें, दैट इज द उदानवाद। ठीक है, तो प्राणवाद के बाद दूसरा टाइप कौन सा है वाद का, दैट इज उदानवाद। तो जितने भी हम टाइप्स पढ़ेंगे उनमें सिर्फ हमें दो ही चीजें देखनी है, एक तो लोकेशन और दूसरा उनके फंक्शंस। ठीक है, तो इसकी लोकेशन के लिए एक छोटा सा श्लोक है, दैट इज उदानस्य पुनः, उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उरा कंठ एवचा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, उदानस्य पुनः स्थानम, मतलब जो उदान वात है वो कहाँ पे स्थान है, उसके स्थान कहाँ कहाँ पे है, नाभि उरा कंठ एवचा। नाभि उरा, नाभि उरा क्या होता है, मैं अभी अभी आपको समझा देता हूँ। कंठ एवचा, कंठ अभी आपने पढ़ा, किसको कहते हैं, प्राणवात में भी इसकी लोकेशन थी, किसको कहते हैं, कंठ, थ्रॉट को कहते हैं। ठीक है, और एवचा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा इंग्लिश में, उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उरा कंठ एवचा। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, जो उदान वात है वो आपका सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है, नाभि उरा और कंठ में। ठीक है, नाभि उरा किसे कहते हैं, नाभि उरा इन बिटवीन नाभि यानी अम्बिलिकस एंड उरा, उरा कहते हैं हम चेस्ट रीजन को। तो चेस्ट रीजन और नाभि के बीच में जो एरिया आता है उसमें आपका कौन सा दोष होता है, उदानवाद दोष होता है। ठीक है, उदानवाद होता है, उसमें आपका कौन सा वाद होता है, उदानवाद होता है। प्राणवाद कहाँ पे था आपका, प्राणवाद था आपके मूर्धम में, मतलब हेड में था, उसके बाद वो कंठ में भी था, आपके नासिका में भी था। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे है आपका, ये है आपका नाभि उरा, यानी इन बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द चेस्ट रीजन, इन बिटवीन द नाभि एंड उरा। ठीक है, और ये कहाँ पे है आपका, कंठ में यानी थ्रोट में है आपका। ठीक है, होगी इसकी लोकेशन कंप्लीट। उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उरा कंठ एवचा, जो आपका उदान वायु है उसके स्थान कहाँ कहाँ पे है, नाभि उरा। नाभि उरा किसे कहते हैं, द पोर्शन बिटवीन अम्बिलिकस एंड चेस्ट रीजन, और पोर्शन बिटवीन नाभि एंड उरा इज कॉल्ड एज द नाभि उरा। वहां पे आपका कौन सा वाद है, उदानवाद। और कहाँ पे है उदानवाद, आपके थ्रॉट रीजन में है, जिसको हम कंठ कहते हैं। ठीक है, होगी इसकी लोकेशन कंप्लीट। अब आते हैं इसके फंक्शंस पे। ठीक है, ये क्या क्या फंक्शंस करता है हमारी बॉडी में, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मृति, स्मृति को कहते हैं मेमोरी। ठीक है, इनकी जो टर्म्स है ये आप याद कर लीजिए साथ साथ। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मृति, स्मृति को कहते हैं मेमोरी, मतलब आपकी याददाश्त के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाक प्रवृत्ति, यहाँ पे मैंने लिखा है वाक प्रवृत्ति, वाक प्रवृत्ति मीन्स प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, ये किसका काम होता है, अगर हम मॉडर्न के हिसाब से देखें, इट इज द फंक्शन ऑफ द लैरिंक्स, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इसके लिए कौन सा वात रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज उदानवाद। उदानवाद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वाक प्रवृत्ति के लिए। ठीक है, उसके बाद बल, मतलब जितनी भी आपकी बॉडी में स्टेमिना होगा वो भी किस वजह से होगा, उदानवाद की वजह से। कम होगा तो मीन्स उदानवाद कम है, ज्यादा होगा मीन्स आपका उदानवाद अच्छा है। ठीक है, तो बल की भी किसका फंक्शन है, उदानवाद का, मतलब स्टेमिना बरकरार रखना। और वर्ण, वर्ण को कहते हैं लश्चर, आपकी बॉडी का लश्चर कैसा होगा ये भी कौन डिसाइड करेगा, उदानवाद। ठीक है, तो ये हो गए इसके फंक्शन। फिर से मैं बता देता हूँ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मृति, वाक प्रवृत्ति, बल एंड वर्ण। स्मृति हो गया मेमोरी, वाक प्रवृत्ति होगी प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, बल हो गया आपका स्टेमिना, एंड वर्ण हो गया आपका लश्चर। ठीक है, फिर से देखिए उदानवाद कहाँ पे सिचुएटेड है, उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उरा, नाभि उरा कंठ एवचा, नाभि उरा कंठ एवचा, मतलब इन बिटवीन अम्बिलिकस एंड द चेस्ट रीजन, और कंठ हो गया आपका थ्रॉट। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा वात लोकेटेड है, उदानवाद। उसके बाद हमने इसके फंक्शंस देखे, कौन कौन से, स्मृति, मेमोरी, वाक प्रवृत्ति, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, बल, स्टेमिना एंड लश्चर, ये सारे किसके फंक्शंस है, उदानवाद के फंक्शंस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसकी वजह से हमें बल यानी स्टेमिना रहता है, ज्यादा होगा तो ज्यादा रहेगा, कम होगा तो कम रहेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन। ये स्ट्रेंथ होती है एक पर्सन की, यानी अगर आपको बताना हो कि कौन पर्सन कितना स्ट्रांग है, जितना अच्छा उसका उदान वायु होगा उतना वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट उदानवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थर्ड टाइप पे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा टाइप जो आता है वाद दोष का, दैट इज द समानवाद। ठीक है, इससे पहले हमने दो कंप्लीट कर लिए, दैट इज द प्राणवाद एंड उदानवाद। जो तीसरा टाइप आता है दैट इज द समानवाद। ठीक है, तो मैंने इसकी भी लोकेशन और फंक्शंस एक्सप्लेन किए। ठीक है, देखते हैं समानवाद की लोकेशन। तो उसके लिए श्लोक है, समानो अग्नि समीपस्थ, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वथा। इसका क्या मतलब है, समानो अग्नि समीपस्थ, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वथा। इसका क्या मतलब हुआ, देखो जो समानो अग्नि समीपस्थ है, इस लाइन का मतलब हुआ कि जो समान वात है, जो समान वात है ये एसोसिएट होता है अग्नि के साथ, इसकी रिलेशन होती है अग्नि के साथ। अब अग्नि क्या होता है, डाइजेस्टिव फायर, जो कि हमारे पाचन यानी हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है,
उसको हम डाइजेस्टिव फाइल कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह की हीट होती है जो आप आगे पढ़ोगे पित्त में। ठीक है, पाचक पे, उसमें जठर अग्नि आप पढ़ोगे। ठीक है, तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि समान वात इज एसोसिएटेड विद द अग्नि। कौन सी अग्नि? डाइजेस्टिव फाइल। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब हुआ समानो अग्नि समीपस्थ। मतलब ये समीपस्थ होता है किसके साथ? अग्नि के साथ। इसकी रिलेशन किसके साथ होती है? अग्नि के साथ। अग्नि को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव फाइल, मतलब जो कि हमारी डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेगी। उसके बाद कहाँ कहाँ पे होता है? कोष्ठ, कोष्ठ चलती सर्वथा, मतलब सर्वथा होता है सब जगह, यानी जितना भी पार्ट है आपका कोष्ठ का। कोष्ठ क्या होता है? कोष्ठ होता है आपकी एलिमेंट्री के नाम, यानी जीआईटी में हर जगह कौन सा वात होता है आपका? समान वात, यानी सब जगह पाया जाता है। ठीक है, तो समान वात फिर से लिख लेते हैं, समानो अग्नि समीपस्थ, मतलब समान वात जो है ये एसोसिएटेड होता है अग्नि के साथ, यानी डाइजेस्टिव फाइल के साथ। उसके बाद कोष्ठे चरती सर्वथा, उसके बाद कहाँ कहाँ होता है? कोष्ठ में, सर्वथा मतलब हर जगह में, मतलब जो आपका एलिमेंट्री किनार है उसमें हर जगह कौन सा वात पाया जाएगा? समान वात पाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी लोकेशन क्या हो गई? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, या जिसको हम कोष्ठ कहते हैं। आयुर्वेदा में उसको कोष्ठ कहते हैं, मॉडर्न में उसको जीआईटी ट्रैक्ट कहते हैं या फिर एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इसके फंक्शन आते हैं, मतलब ये क्या क्या फंक्शन करता है परफॉर्म। ठीक है, पहला फंक्शन, कीप्स द इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स टुगेदर। जो आपने खाना खाया, अब ये जो फूड पार्टिकल्स है इनको आपस में एक साथ रखिएगा। ठीक है, जो आपने खाना इंजेस्ट किया उन फूड पार्टिकल्स को एक साथ रखना, ये किसका काम है? समान वात का। दूसरा फंक्शन है इसका, सेपरेट सार एंड किट भाग। अब ये सार एंड किट भाग क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं उसके दो डिविजन्स होते हैं। जब डाइजेशन होती है तो दो डिवीजन होता है। एक होता है इसेंस पार्ट, इसेंस पार्ट मतलब जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा होता है वेस्ट पार्ट, वेस्ट पार्ट मतलब जो हमारी बॉडी से बाहर जाना चाहिए, वेस्ट होता है वो। ठीक है, वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। ऐसा पार्ट जो इसेंस वाला होता है उसको बोलते हैं आयुर्वेदा में सार। और ऐसा भाग जो वेट होता है, मैंने भाग मतलब पार्ट, ऐसा पार्ट जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं हम किट भाग, इसको बोलते हैं सार भाग। ये इन दोनों को सेपरेट करेगा, यानी आपके इसेंस पार्ट को अलग करेगा ताकि वो बॉडी टिश्यूज में जाए, और आपके किट भाग यानी जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होगा आफ्टर डाइजेशन उसको भी अलग करेगा ताकि वो कहाँ पे जाए? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास जाए और उसकी एक्सक्रीशन हो जाए। ठीक, ये किसका फंक्शन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। किसका फंक्शन है ये? सेपरेट सार एंड किट भाग, दैट इज द इसेंस एंड वेस्ट पार्ट ऑफ फूड। वेस्ट पार्ट ऑफ फूड कौन सा फूड? लेकिन डाइजेस्टेड फूड, जो आपका डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो इसके दो ही फंक्शंस हैं, कीप द इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स टुगेदर एंड सेपरेट सार यानी एसेंस एंड किट वेस्ट पार्ट ऑफ द फूड। जो हमने खाया उसके दो पार्ट्स हो गए, एक तो एसेंस वाला पार्ट जो कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, दूसरा किट भाग दैट इज जो कि वेस्ट के साथ बाहर चला जाएगा हमारी बॉडी से। ठीक है, तो इसके फंक्शंस हो गए। इसका स्थान कहाँ पे आपने याद रखना है? जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, समानो अग्नि समीपस्थ। समानो अग्नि समीपस्थ मतलब इसकी रिलेशन होती है, ये एसोसिएट होता है किसके साथ? अग्नि के साथ। अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फाइबर। ठीक है, ये आप यहाँ से भी देख सकते हो, जब भी डाइजेशन हो जाएगी तभी सेपरेट हो जाएगा क्या? इसेंस पार्ट और वेस्ट पार्ट। ठीक है, तो इसकी रिलेशन जरूरी होती है किसके? अग्नि के साथ, क्योंकि आफ्टर डाइजेशन ही सेपरेट हो जाएगा आपका इसेंस पार्ट, आपका नॉन इसेंस पार्ट। ठीक है, तो ये एसोसिएट होता है अग्नि के साथ यानी डाइजेस्टिव फाइबर के साथ। उसके बाद ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एलिमेंट्री के नाम में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये सेपरेट करता है, इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को टुगेदर रखता है और इसेंस और वेस्ट पार्ट ऑफ द फूड को अलग करता है। ठीक है, ये हो गया आपका समान वात कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, चौथा टाइप जो है दैट इज अपान वात। ठीक है, चौथा टाइप कौन सा है? अपान वात। इससे पहले आपने तीन टाइप्स देख लिया, उनकी लोकेशन और उनके फंक्शन। चौथा टाइप आता है अपान वात। तो अपान वात की लोकेशन के लिए एक छोटा सा श्लोक है, दैट इज वृष्णो बस्ति मेध्रम, वृष्णो बस्ति मेध्रम च नाभि उरा गुदम, वृष्णो बस्ति मेध्रम च नाभि उरा गुदम। इसका क्या मतलब हुआ? लोकेशन बताइए श्लोक में कहाँ कहाँ पे आपका अपान वात। ठीक है, सबसे पहले वृष्णो, वृष्णो क्या होता है? आपके टेस्टिकल्स। ठीक है, ये अपान वात कहाँ पे होता है? प्रेजेंट टेस्टिकल्स में। उसके बाद बस्ति मेद्रम, बस्ति इससे पहले आपने मतलब जब हमने नॉर्मल लोकेशंस पढ़ी थी वात दोष की, तो उसमें हमने देखा था बस्ति, बस्ति का मतलब क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद मेद्रम, मेद्रम होगी पेनिस। ठीक है, उसके बाद च का मतलब होता है और कौन कौन सी है? नाभि उरा गुदम। नाभि उरा क्या होता है? अभी हमने देखा नाभि उरा में कौन सा वात प्रेजेंट होता है? एक और वात होता है जिसको हम उदान वात कहते हैं। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द अम्बिलिकस एंड चेस्ट रीजन, दैट वाज उदान वात। ठीक है, तो नाभि उरा में एक और वात आ गया, कौन सा? अपान वात। ठीक है, और होता है लास्ट गुदम। गुदम मतलब गुदा, इसको कहते हैं एनस और कोलोन। ठीक है, यहाँ पे भी आपका कौन सा वात रहता है? अपान वात। ठीक है, फिर से देखिए, वृष्णो बस्ति मेध्रम
नाभि उरा गुदम, ठीक है। इन 4 लोकेशंस पे आपका क्या, 5 लोकेशंस पे आपका कौन सा रहता है, अपान वात। वृष्णो क्या हो गए आपके टेस्टिकल, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वृष्णो हो गए टेस्टिकल्स। बस्ती मेद्रम, बस्ती मेद्रम हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर, और मेद्र हो गया आपका पेनस, ठीक है। उसके बाद नाभि उरा, नाभि उरा इन बिटवीन नाभि यानी अम्बिलिकस एंड उरा चेस्ट रीजन। उसके बाद गुदा, गुदा मतलब हो गया एनस और कोलोन, ठीक है। यहाँ पे भी आपका कौन सा रहता है, अपान वात, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं अपान, क्योंकि आप लोकेशंस देखिए इसके फंक्शंस बताऊंगे, ठीक है। जैसे आपने लोकेशन देखी टेस्टिकल्स, तो टेस्टिकल्स में किसी चीज की मूवमेंट होनी है, तो किस चीज की मूवमेंट होगी, टेस्टिकल्स में कौन सी प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस होती है आपकी टेस्टिकल में, तो आपको समझ आ गया होगा टेस्टिकल्स में कौन सी किसकी मूवमेंट करेगी, किसको इजैकुलेट करेगा, सीमन को, ठीक है। इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। जैसा कि आप फंक्शन में देख सकते हैं, इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म किसका फंक्शन हो गया, अपान आ गया। तो लोकेशन देख के आप फंक्शन बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप पहले लोकेशन याद कीजिए। वृष्णो है बस्ती मेद्रम, तो बस्ती में क्या आता है आपका, बस्ती क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, तो इसमें क्या रहेगा, यूरिन, तो यूरिन को बाहर निकालना, ये भी किसका काम हो गया, आपके अपान वात का, ठीक है। तो देखिए वॉइडिंग ऑफ यूरिन एंड स्टूल, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देखिए गुदा, एनस और कुलून, इसके थ्रू आपके क्या होते हैं, फीसिस बाहर आता है, ठीक है। तो इसका भी बाहर आ रहा किसके थ्रू है, किसका फंक्शन है, अपान वात, क्योंकि इसकी लोकेशन यहाँ पे, ठीक है। तो वॉइडिंग ऑफ यूरिन क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट है बस्ती में, और स्टूल किसका काम है, अपान वात का, ठीक है। ये हो गया इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, वॉइडिंग ऑफ यूरिन एंड स्टूल। तीसरा हो गया डिस्चार्ज ऑफ मेनस्ट्रुअल ब्लड, यानी जो भी मेनस्ट्रुअल ब्लड आता है मेनार्क से मेनोपॉज तक, वो भी किसकी वात की वजह से आता है, अपान वात की वजह से आता है। और चौथा पार्चुरेशन ऑफ फीटस, जो पार्चुरेशन होती है मतलब बच्चा बाहर आता है, ठीक है, वो भी किसकी वजह से आता है, अपान वात की वजह से। तो ये हो गया अपान वात के फंक्शंस, इनकी लोकेशंस। फिर से देखिए वृष्णो बस्ती मेद्रम च नाभि उरा गुदम। वृष्णो हो गए टेस्टिकल्स, आपकी बस्ती मेद्रम यूरिनरी ब्लैडर प्लस पेनिस, नाभि उरा इन बिटवीन नाभि यानी अम्बिलिकस, एंड उरा हो गया आपका चेस्ट रीजन, ठीक है। गुदा हो गया आपका एनस, ठीक है। और उसके फंक्शंस इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को इजैकुलेट करना, वॉइडिंग ऑफ यूरिन एंड स्टूल, यूरिन एंड स्टूल को बाहर करना, डिस्चार्ज ऑफ मेनस्ट्रुअल ब्लड, जो भी मेनस्ट्रुअल ब्लड है उसको बाहर करना, पार्चुरेशन ऑफ द फीटस, और जब फीटस 9 मंथ्स का हो जाए उसकी पार्चुरेशन होना, ये भी किसके कंट्रोल में है, आपके अपान वात के कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका अपान वात कंप्लीट, इसकी लोकेशंस और इसके फंक्शंस। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लास्ट दैट व्यान वात करेंगे, जो कि लास्ट टाइप है, लीजिए। तो जो लास्ट दोष आता है वात दोष का टाइप आता है, दैट इज द व्यान वात दोष, ठीक है। तो व्यान वात दोष की भी हम लोकेशन देखेंगे और फंक्शन देखेंगे, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है हृदय, हृदय मतलब हार्ट, यानी व्यान वात कहाँ पे लोकेटेड है, व्यान वात आपका हृदय में लोकेटेड है, ये जो आपका हार्ट है इसमें प्रेजेंट होता है। इसकी फंक्शंस क्या होती है, कॉजेज सर्कुलेशन ऑफ द रक्त धातु। अब रक्त धातु क्या होता है, जो ब्लड होता है, रक्त धातु हम किसको कहते हैं, ब्लड को कहते हैं, उसको सर्कुलेट कराना, यानी इसका मेन फंक्शन क्या होता है व्यान वात का, इट कॉजेज द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी कंटिन्यूअसली, मतलब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द व्यान वात, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट में, ठीक है। इसकी लोकेशन हो गई, इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। लोकेशन क्या है, हार्ट में प्रेजेंट है, और फंक्शन क्या है, कॉजेज सर्कुलेशन ऑफ रक्त धातु, जिसको हम ब्लड कहते हैं। सर्कुलेट रक्त धातु ऑल ओवर द बॉडी कंटिन्यूअसली, यानी हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है कंटिन्यूअसली पूरी बॉडी में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ब्लड क्या कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, ऑक्सीजन, तो आप समझ सकते हैं ये बात कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से पूरे बॉडी में हमारे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिलीवर हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया व्यान वात, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा वात दोष कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा वात दोष, ठीक है। अब जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द पित्त दोष, ठीक है। पित्त दोष में भी ऐसे ही रहेगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज, फंक्शंस, ठीक है, उसके बाद टाइप्स, क्वालिटीज हम डिस्कस कर लेंगे सारे, ठीक है। तो आप मेक श्योर करेंगे आप इस चीज के नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, श्लोक्स को ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और मेरे साथ 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 पढ़ते जाइए, ठीक है। और इसको इन वीडियोस को आगे पहुंचाइए उन स्टूडेंट्स के पास जो सच में बीएमएस करना चाहते हैं, और जो लेट हुए, मतलब पहले क्या होता है, जब जो भी बीएमएस में आता है वो सबसे पहले नीट के लिए पढ़ते हैं पहले साल, तो उसकी वजह से क्या होता है वो कॉलेज नहीं आ पाते, जिसकी वजह से उनके लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो इन लेक्चर्स को उनके पास पहुंचाइए, आपकी वजह से उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, और आपका भी साथ साथ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हमारा वात दोष कंप्लीट हुआ, कल हम पित्त दोष से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप मेक श्योर करिए इसके नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज कीजिए। टिल देन मिलते हैं कल आपसे नए लेक्चर में, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।